अभी देखें सेकेंड एरा आ गया हमारे पास, एरा ऑफ अलायंस 1954 से 1962। अब 1954 में पाकिस्तान ने फैसला कर लिया कि वो जो है अब यूएसए का इत्तेहादी बनेगा। तो इसी असना में पाकिस्तान ने 1954 में सीटो साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और 1955 में सेंटो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में शमूलियत इख्तियार कर ली। अच्छा, अब ये डिफरेंट ब्लॉक्स से जो कि बने थे किसके ख़िलाफ़, ये कम्युनिज़म की रोकथाम के लिए बनाए गए यूएसए की जानिब से, जिसमें वेस्टर्न अलाइज जो थे वो मौजूद थे। और सेंटो को तो आप देखें बगदाद पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, ईरान का कैपिटल था, और इसे मिडिल ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। तो पाकिस्तान में इससे शमूलियत इख्तियार की, तो उसके बाद पाकिस्तान को क्या फ़वाइद हासिल हुए और क्या नुकसानात हुए। सबसे पहले देखें, अगर हम फ़वाइद की बात करें तो पाकिस्तान को आप देखें कि आपको मैंने बताया कि पाकिस्तान के ईस्टर्न जानिब मगरिब में जो है वो अपना मशरिक़ में हिंदुस्तान मौजूद था, मगरिब में अफ़गानिस्तान मौजूद था, जिससे पाकिस्तान को बहुत ही ज़्यादा ख़तरा लाहक था। और यूएसएसआर भी इस बात से बरहम था कि पाकिस्तान क्यों जो है वो यूएसए की तरफ उसने अपना झुकाव किया, और यूएसएसआर जो है वो बैक करता था इंडिया को। तो बहरहाल पाकिस्तान को जिन बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत थी, आगाज़ से हमने देखा कि वो मईशत की थी, पैसे की ज़रूरत थी। तो इन ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनने के साथ ही पाकिस्तान को पैसा हासिल हुआ। पाकिस्तान को अपनी दिफाई पोजीशन मजबूत करना नागुज़ीर थी, जिसकी बिना पे पाकिस्तान को इसका हिस्सा बनना पड़ा, और पाकिस्तान को एक आप समझे वसी इमदाद हासिल हुई। पाकिस्तान को माशी और दिफाई बहुत ज़्यादा इस्तेहकाम हासिल हुआ इस ऑर्गेनाइजेशन का इस ब्लॉक में जाने का हिस्सा बनने के बाद। अब आते हैं, देखें ये दो बड़े फ़वाइद हमें हासिल हुए। उसके बाद अगर हम इसके लॉस की बात करें तो बहुत से ममालिक थे, ख़ास तौर पे हिंदुस्तान, फिर अफ़गानिस्तान। अच्छा, अफ़गानिस्तान में एक नखलिस्तान, ठीक है, सॉरी पख्तूनिस्तान, ठीक है, एक पख्तूनिस्तान की जो है वो मुहिम भी चल रही थी। आप इसको ज़रा देखिएगा, इसकी मैं यहाँ पे अभी तवील डिस्कशन नहीं कर सकता, क्योंकि अफ़गानिस्तान से जैसे ही ताल्लुकात शुरू से ख़राब हुए, तो आपको मैंने बताया कि इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या होता है कि दुश्मन का दुश्मन जो है वो दोस्त का भी दुश्मन होता है। जैसे कि अफ़गानिस्तान का दुश्मन पाकिस्तान, इंडिया का दुश्मन पाकिस्तान, तो इंडिया और अफ़गानिस्तान आपस में क्या हो गए, दोस्त हो गए। इसी तरीके से पॉलिसीज चलती रहीं। उसके बाद और इजिप्ट जो था, मिस्र भी पाकिस्तान पे बरहम हो गया। क्यों? क्योंकि इजिप्ट जो था वहाँ पे यूएसए के ख़िलाफ़ इजराइल में जो है वो वॉर कर रहा था, अरब इजराइल वॉर अगर आप देखेंगे, क्योंकि फ़लस्तीन की जो तकसीम हुई थी उसमें काफ़ी सारे अरब ममालिक जो थे वो बहुत ज़्यादा मुश्ताइल थे। उसके बाद दो ममालिक ऐसे थे, ईरान और तुर्की, जो कि वेस्टर्न ब्लॉक में, आप देखें 1949 में जब नाटो बनी तो तुर्की उसका हिस्सा था, ठीक है ना। तो तुर्की और ईरान जो थे वो भी यूएसए के हामी थे, कैपिटलिज्म के हामी थे। तो यहाँ से पाकिस्तान को कोई मज़ाहमत नहीं हुई। अच्छा, उसके बाद एक वाक़या हुआ, पाकिस्तान को जो नुकसानात की बात हो रही है, एक वाक़या हुआ U2 प्लेन का, ठीक है। U2 प्लेन, जिसको ड्रैगन लेडी भी कहा जाता है, वो एक जहाज़ था जो यूएसए का जहाज़ था, पाकिस्तान की सरजमीन पे मौजूद यूएसए की एयर बेसिस से उड़ता था। यूएसएसआर का मैंने आपको नक्शा दिखाया, वो वहाँ दाखिल होता था, स्पाई करता था, लेकिन यूएसएसआर ने उसे शॉट डाउन कर दिया। जब तफ्तीश की गई तो उसे बताया गया कि मैं जो है वो पाकिस्तान के पेशावर के रीजन से उड़कर यहाँ आया हूँ। तो उसके बाद यूएसएसआर ने क्लियर कट पाकिस्तान को धमकी दी कि वो पेशावर को सफ़े हस्ती से मिटा देगा। उसके बाद पाकिस्तान को ये ख़तरा लाहक हो गया था कि मेरी जो सालमियत है वो ख़तरे में पड़ गई है, इसलिए पाकिस्तान को भी एक ये सोचने का पॉइंट ऑफ पॉन्डर मिल गया। उसके बाद कश्मीर इशू तो आपके सामने है। पाकिस्तान को ये उम्मीद थी कि पाकिस्तान जब वेस्टर्न ब्लॉक में जाएगा तो इम्कानात हैं कि कश्मीर का इशू जो है वो हल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका ने, यूएसए ने इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया, तो पाकिस्तान की यहाँ पे उम्मीद पे पानी फिर गया। उसके बाद साइनो इंडिया वार 1962, चाइना और इंडिया के दरमियान जब वार हुई तो यूएसए ने इंडिया को बड़ी मिकदार में असला दिया। अब पाकिस्तान का क्या यहाँ पे जो है वो अंदेशा था। पाकिस्तान ने कहा कि भाई आप दोस्ती की जो है वो वादे हमसे करते हो, ठीक है, मोहब्बत का दावा हमसे करते हो, लेकिन आप जो है असलहा जो है, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आप हिंदुस्तान को देते हो। दूसरा बड़ा जो खदशा था पाकिस्तान का कि ये जो आप असलहा हिंदुस्तान को दे रहे हैं, कल को यही चीज़ हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल की जाएगी। और आप देख सकते हैं तारीख इस बात की गवाही देती है, 1965 की जंग में वही हुआ भी। तो ये वो तमाम फैक्टर हैं। उसके बाद मुस्लिम वर्ल्ड का रिएक्शन,
मुस्लिम दुनिया जो थी वो पाकिस्तान में यूं बरहम हो गई। जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान यूएसए की तरफ गया तो मुस्लिम ममालिक जो कि यूएसए ही के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे फ़लस्तीन के मैदान में, क्योंकि वो इस बात को समझते थे कि इसराइल को जो बैक करता है वो यूएसए है, वो ब्रिटेन है, और पाकिस्तान का उस ब्लॉक में जाने का मकसद कि पाकिस्तान जो है वो हमारा मुखालिफ है। तो ये वो मसाइल थे, ये वो चीज़ें थी जिसने पाकिस्तान को सोचने पर मजबूर किया कि अब हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी पे दोबारा से नज़र षानी करने की इंतहाई अहम ज़रूरत है। तो ये वो तमाम चीज़ें थी जिसके बाद पाकिस्तान ने फैसला किया अपनी फॉरेन पॉलिसी को चेंज करने का। उसके बाद फिर एरा स्टार्ट होता है, एरा ऑफ बायलैटरलिज्म, यानी कि दो तरफा फॉरेन पॉलिसी। इस दौर में क्या हुआ, ये फॉरेन पॉलिसी का एरा चलता है 1963 से 1978 तक। इसमें जो फॉरेन मिनिस्टर साहब थे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे, जीनियस आदमी थे। उसके बाद इसी दौरान में अब पाकिस्तान को ज़रूरत थी अदर वर्ल्ड के साथ रिलेशन बनाने की, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान को फ़वाइद तो हासिल हुए वेस्टर्न ब्लॉक में जाने में, लेकिन पाकिस्तान को कीमत बड़ी अदा करनी पड़ी। अब पाकिस्तान के लिए ज़रूरी था कि वो दूसरी दुनिया की तरफ निगाह करे, दूसरी दुनिया से अपने ताल्लुकात को इस्तवार करे, और इसी असना में पाकिस्तान ने चाइना से अपने ताल्लुकात को मजबूत किया। पाकिस्तान और चाइना के जो डिप्लोमेटिक रिलेशन का आगाज़ हुआ वो 1951 में हुआ, 21 मई 1951 को। लेकिन पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ वो 1963 में हुआ। उसके बाद एयर पैक्ट हुआ, यानी कि आप जो है वो जहाज़ आपके आएंगे हमारे जाएंगे, ये जो एग्रीमेंट हुआ ये भी 1963 में हुआ। यानी कि कुल मिला के बात यह कि पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात इस्तवार हुए चाइना के साथ। फिर एक वाक़या दरपेश हुआ 1965 की जंग का। अब पाकिस्तान और इंडिया की जब जंग हुई तो यूएसए बिल्कुल न्यूट्रल हो गया। भाईजान, आप दावा करते हैं कि आप हमारे बड़े भाई हैं, आप हमारे दोस्त हैं, आप हमारे मुश्किल के जो है वो मुश्किल के वक्त हमारे साथ हैं, लेकिन अब ये वक्त आया, अब आप कहाँ हैं? बेटा, आपकी अपनी लड़ाई है, आप लड़ें, आपका आपसी मामला है, मुझे क्यों बीच में दाखिल कर रहे हैं? ये सूरत हाल थी जिसने पाकिस्तान को सोचने पर मजबूर नहीं, अब पाकिस्तान को आमादा कर दिया। अब पाकिस्तान ने अपनी रास्ते, अपनी राहें जुदा करनी है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान ने बहुत ही जहानत का मुजाहरा किया, यूएसए से अपने रिलेशन को बरकरार रखा, जबकि यूएसएसआर की तरफ अब अपना झुकाव शुरू किया। आप देखें कि 1965 की वार के बाद 10 जनवरी 1966 को ताशकंद एग्रीमेंट होता है उज़्बेकिस्तान के दारुल खिलाफा ताशकंद में। ताशकंद सेंट्रल एशियन रिपब्लिक का सबसे बड़ा सिटी है रकबे के लिहाज से। वहाँ पे एग्रीमेंट होता है प्रेसिडेंट अयूब खान साहब और बहादुर लाल शास्त्री के दरमियान, जो कि प्राइम मिनिस्टर थे हिंदुस्तान के, और इसको मीडिएट कराया यूएसएसआर ने। यानी कि आपको अब मालूम होगा कि किस तरीके से पाकिस्तान ने यूएसएसआर के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत किया। इसके अलावा पाकिस्तान ने मुस्लिम वर्ल्ड के साथ रिलेशन मजबूत करना शुरू किए, जिसकी आप यूँ देखें कि 1967 में जब 6 डे अरब इसराइल वार हुई थी तो उसमें पाकिस्तान ने खुलकर फ़लस्तीन की हिमायत की थी, जिस मुमकिन हद तक पाकिस्तान कर सकता था। उसके बाद फिर आप देखें कि 1973 में यौम किपुर वार हुई, जिसे रमज़ान वार भी कहा जाता है। ये भी अरब इसराइल वार थी। इसमें फिर पाकिस्तान ने इसराइल की खिलाफ मुज़ाहिमत की और फ़लस्तीन की हिमायत की। फिर आते आते 1971 की पाकिस्तान और इंडिया की जो वार आई, उसमें फिर से यूएसए ने जो है वो न्यूट्रल होने का दावा किया, और पाकिस्तान इस मौके पर दो लख्त हो गया। ईस्ट पाकिस्तान रिपब्लिक और पाकिस्तान बन गया, और वेस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश में मुनकसिम हो गया। तो उसके बाद क्या मामला दरपेश हुए, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अभी देखें इमरजेंस ऑफ ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। अच्छा, ये पहले थी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। एक वाक़या हुआ 21 अगस्त 1969 में, 1969 में मस्जिद अक्सा को नाउज़ुबिल्लाह आग लगाई गई, ठीक है, जिसके बाद तमाम मुसलमान यकजा हुए, एक ऑर्गेनाइजेशन बनी। मोरक्को रबात में इसकी पहली कॉन्फ्रेंस हुई, ठीक है, ये पहले कॉन्फ्रेंस थी, बाद में ये ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन बनी 2011 में। उसके बाद पाकिस्तान ने 1974 में ओआईसी की मीटिंग को लाहौर में लीड भी किया, जो कि सेकंड मीटिंग थी। यानी कि अब आप यूँ देखें कि पाकिस्तान ने इतनी मेहनत की, इतनी कोशिश की कि पाकिस्तान जो है वो अब एक लीडिंग पोजीशन पर आता चला जा रहा है मुस्लिम वर्ल्ड के सामने, और जो पाकिस्तान के लिए इंतहाई ज़रूरी भी था। आप देखें शाह फैसल मस्जिद किसके नाम पे? किंग शाह फैसल, सऊदी अरब के बादशाह के नाम पे।
कि इसका मकसद है कि पाकिस्तान ने किस तरह से सऊदी अरब से, अदर मुस्लिम ममालिक से ताल्लुकात को बेहतरीन किया। आप देखें 1974 7 सितंबर को जो कादियानियों को नॉन मुस्लिम करार दिया गया, क्या वो सिर्फ पाकिस्तान की उसमें तगोदो थी? नहीं, नहीं, तमाम मुस्लिम ममालिक पाकिस्तान की हिमायत में थे। पाकिस्तान ने उन सब की हिमायत हासिल की। उसके बाद पाकिस्तान ने ये अहम कदम लिया, ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी था। उसके बाद देखें, मैंने आपको आगाज़ में ही बताया कि तुर्की, ईरान और पाकिस्तान ये शुरू से ही वेस्टर्न ब्लॉक में थे। बाद में ईरान जो था वो सीटो सेंटो का हिस्सा भी था, ठीक है। पाकिस्तान ने सीटो को 1973 में लेफ्ट कर दिया, ठीक हो गया जनाब। उसके बाद पाकिस्तान, तुर्की और ईरान के ताल्लुकात हमेशा से बेहतरीन रास्तों पर गामजन रहे। अच्छा, अगर आप पाकिस्तान तुर्की के रिलेशन समझना चाहते हैं तो आपको ये देखना होगा कि हसन अली अफंदी साहब कौन थे। मैंने आपको एक कड़ी दे दी है, एक रास्ता दे दिया है, आगे आप इसको खुद देख लें। इंशाल्लाह आइंदा किसी वीडियो सीरीज़ में इस चीज़ को लेकर आएंगे, आपको बताएंगे कि हसन अली अफंदी साहब कौन थे। पाकिस्तान के तुर्की से ताल्लुकात अच्छे होने के एक अहम ज़राए थे। चलें आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान को फ़वाइद और क्या हासिल हुए? पाकिस्तान स्टील मिल USSR यानी कि उस टाइम दीदैन USSR की मदद से लगाई गई 1973 में। फिर कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया गया 1972 में कनाडा की मदद से। यानी कि पाकिस्तान ने इस दौर में काफ़ी फ़वाइद हासिल की है। उसके बाद देखें, आपके सामने आ जाता है अब थर्ड एरा, ठीक है, सॉरी फोर्थ एरा ऑफ नॉन अलाइनमेंट, ठीक है। अब 1979 से 1989, ठीक है, अब ये वो टाइम है कि पाकिस्तान जो है वो नॉन अलाइनमेंट का हिस्सा बना। देखिए क्या हुआ, अब दुनिया के अगर आप मामलात पर नज़र करेंगे तो आपको देखने में आएगा कि 1979 में ईरान में रेवोल्यूशन आता है। क्या हुआ कि वेस्टर्न गवर्नमेंट्स को, वेस्टर्न बैक गवर्नमेंट्स को आप अगर उस वक्त उठा के देखें तो किस तरह से ईरान जो था मॉडर्नाइज था। लेकिन 1979 के बाद खुमैनी साहब जो थे वो मुल्क के हाकिम बने और उसके बाद इस्लामिक रेवोल्यूशन ईरान में आया और ईरान में इस्लाम ने जो है वो इस्लाम का बोलबाला हुआ। और उसके बाद ईरान और पाकिस्तान दोनों ने सेंटो को भी छोड़ा। पहले ईरान ने छोड़ा 1979 में और उसके बाद पाकिस्तान ने भी, क्योंकि सेंटो जो थी वो अब किसी जो काम की नहीं रही थी, वो किसी किस्म का किरदार अदा करने के काबिल नहीं रही थी। उसके अलावा आप देखें अफ़गानिस्तान के मामलात 1978 में आप देखेंगे, अगर आप अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो आपको अफ़गानिस्तान के शुरू के यानी 20 की जो सदी थी, 20वीं सदी, उसमें आपको 1950 के बाद से कम्युनिज़म नज़र आएगा। कम्युनिज़म की छाप आपको अफ़गानिस्तान में नज़र आएगी। तो फिर 1978 में भी अफ़गानिस्तान में भी रेवोल्यूशन आया एक तरीके से। तो आपको इसकी इंशाल्लाह किसी लेक्चर में आपको कंप्लीट अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री के बारे में भी बताएंगे, क्या वहाँ पे मामलात थे, क्या चीज़ें थी, क्यों जो है वो वहाँ पे USSR आके डिसइंटीग्रेट हो गया। उसके बाद पाकिस्तान ने फैसला किया कि पाकिस्तान जो है वो अब नाम यानी कि नॉन अलाइन मूवमेंट का हिस्सा बनने जा रहा है। पाकिस्तान ने 1979 में इसमें शमूलियत इख्तियार की और ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी ये 1961 में बलग्रेड में बनी, सर्बिया के कैपिटल बलग्रेड में। लेकिन पाकिस्तान ने 1979 में इसमें शमूलियत इख्तियार की। अच्छा, अब ये देखें आपके सामने लिखा है कि पाकिस्तान ज्वाइन नाम नॉन अलाइन मूवमेंट इन सितंबर 1979 क्यूबा में होने वाली एक कॉन्फ्रेंस में। अच्छा, इस दौरान पाकिस्तान ने USA को अवॉइड किया। पाकिस्तान ने कहा भाई मैं अब किसी ब्लॉक में नहीं हूँ, मैं जो यानी कि जो कंट्री नॉन अलाइन मूवमेंट का हिस्सा बन रहा है इसका मकसद है कि वो किसी ब्लॉक में किसी किस्म के किरदार अदा करने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम से आपने सुना होगा कि हमारे दी देन प्राइम मिनिस्टर साहब जेडे भुट्टो साहब ने कहा कि घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। तो हम एटॉमिक बॉम्ब की तैयारियों में लगे हुए थे, लेकिन USA और अदर वर्ल्ड की तरफ से हम पे काफ़ी दबाव था, प्रेशर थी, मज़ाहिमत थी। लेकिन बहरहाल अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि एक ड्रामेटिक शिफ्ट आया, एक अजीब व गरीब मामला पेश हुआ कि USSR ने अफ़गानिस्तान में इन्वेजन कर दी 1979 में। इसके बाद आप यूँ समझ लें कि पाकिस्तान की किस्मत जाग गई। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को अब USA को, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को कम्युनिज़म की रोकथाम के लिए ज़रूरत पड़ गई पाकिस्तान की, और अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पे मौजूद है। अब यहाँ पे USA ने आप यूँ समझ लें बड़े भाई की तरह आके छोटे भाई पाकिस्तान पे हाथ रखा। अब आप देख सकते हैं कि कितनी पाकिस्तान को $3.2 बिलियन की इमदाद मिली 1982 में और 4.02 बिलियन की इमदाद मिली 1986 में। उसके अलावा USA ने जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था पाकिस्तान का
उसमें भी जो रोकथाम थी बिल्कुल फ्री हैंड दे दिया, पाकिस्तान को किसी किस्म की कोई मज़ाहिमत का सामना करना ही नहीं पड़ा। देखें अल्लाह का मौजज़ा है कि किस तरह से पाकिस्तान जो एटॉमिक पावर बना। यूएसए ने इमदाद की, पाकिस्तान को पैसे की ज़रूरत थी, पैसा मिला। पाकिस्तान को मौके की ज़रूरत थी, टाइम की ज़रूरत थी, पाकिस्तान को मिला। अब देखें आप देखें कि इस एरा में, यानी कि इस एरा ऑफ नॉन अलाइनमेंट के दौर में पाकिस्तान को क्या फ़वाइद हासिल हुए। सबसे पहले पाकिस्तान के मजबूत ताल्लुकात बने चाइना से। यहाँ पाकिस्तान को मौका मिल गया, पाकिस्तान ने चाइना से अपने ताल्लुकात को मजबूत किया। ना सिर्फ पाकिस्तान ने मजबूत किया बल्कि पाकिस्तान ने यूएसए के हेनरी किसिंजर और चाइना की तरफ से जो हेड थे उनके दरमियान भी ताल्लुकात को इस्तवार करवाया। पाकिस्तान ने मीडिएट किया। उसके बाद पाकिस्तान और यूएसए के दरमियान बहुत ज़्यादा रख रखाव आ गया। पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मोहब्बत मिली यूएसए की जानिब से। फिर एमिकेबल रिलेशन विद मुस्लिम वर्ल्ड। इसी असना में पाकिस्तान क्योंकि नॉन अलाइन मूवमेंट का हिस्सा था, बज़ाहिर जो भी नाम का हिस्सा बनेगा वो किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, लेकिन आप देखिए जंग चल रही है, यूएसए को पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान तो नाम का हिस्सा है। तो पाकिस्तान के मुस्लिम वर्ल्ड से रिलेशन अच्छे होना शुरू हुए। पाकिस्तान का दिफा मजबूत हुआ क्योंकि पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बनने जा रहा है। और ये ज़रूरी क्यों था? क्योंकि देखें 1974 में इंडिया भी अपने एटॉमिक एक्सप्लोजन पोखरान में कर चुका था। अब तो पाकिस्तान के लिए ये निहायत ज़रूरी हो गया था। बहरहाल ये जंग हुई, उसके बाद किस तरीके से यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन हुई। अब देखें एक और एरा ऑफ पोस्ट कोल्ड वार 1990 से 2001 का दौरानिया, ये 10 से 11 साल का दौरानिया। अब इसमें देखें क्या हो रहा है, दुनिया में शिफ्ट किस तरीके से आ रहा है। डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। अब देखें जो 1917 में, ये देखें यूएसएसआर जो था ये रेवोल्यूशन के बाद, ठीक है, ये रेवोल्यूशन के बाद 1917 में यूएसएसआर एक तश्कील दिया गया जिसमें 15 ममालिक उस टाइम पे मौजूद थे। और फिर ये 1991 1 जुलाई को जब कोल्ड वार का अख्ताम हुआ तो ये 15 हिस्सों में तकसीम हो गया, जिसमें से 6 मुस्लिम ममालिक थे, 9 गैर मुस्लिम ममालिक थे। और उसके अलावा आखिरी जो प्रेसिडेंट थे यूएसएसआर के मिखाइल गोर्बाचोव, जिनका इंतकाल 30 अगस्त 2022 में हुआ। और उसके बाद फिर जो रशिया बना, रशिया के जो पहले प्रेसिडेंट बने वो बोरिस येल्टसिन बने। ठीक हो गया। अब ये रशिया जो है इमर्ज होकर दुनिया की नज़र में सामने आया। और अब कोल्ड वार का जो एरा था 1945 से 1991 का 45 साल का दौरानिया, ये इख्तिताम पजीर हुआ। कैसे इख्तिताम पजीर हुआ कि जब यूएसएसआर ने अफगानिस्तान में जंग इन्वेजन की तो यूएसए ने पाकिस्तान को भारी इमदाद पेश की, ट्रेनिंग दी पाकिस्तान को। पाकिस्तान की जो डिफेंस जो एजेंसीज थी, पाकिस्तान का जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस थी, और उसके अलावा पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस थी वो, और यूएसए की CIA और डिफरेंट इंटेलिजेंस एजेंसीज ने एक दूसरे के साथ ड्रिल्स किए, ट्रेनिंग्स की, और मिलकर यूएसएसआर को डिसइंटीग्रेट कर दिया और कई हिस्सों में मुनक़सिम कर दिया। और पाकिस्तान ने अपना जो हिसाब था बांग्लादेश और पाकिस्तान की सेपरेशन का, वो इस मकाम पर आकर सुपर पावर को तोड़कर बराबर कर दिया। ईंट का जवाब पाकिस्तान ने पत्थर से दिया। आगे देखें, डिफरेंट पैक्ट थे, आपने शायद इसके बारे में भी पढ़ रखा होगा कि कोल्ड वार के एरा में जो डिफरेंट पैक्ट हुए थे, एक वारसा पैक्ट हुआ था। ये हुआ था तकरीबन 1955 में, जिसमें वारसा आपको पता है पोलैंड का कैपिटल था। जब कोल्ड वार का दौरा था तो उस टाइम पे इसी तरीके से ये ऑर्गेनाइजेशन तश्कील दी गई थी। और दूसरी तरफ से जो वेस्टर्न ब्लॉक था वो नाटो बना चुके थे 14 अप्रैल 1949 में। तो उसके बाद जो है वो नाटो जो है वो तो बरकरार रही, लेकिन यूएसएसआर की इंटीग्रेशन के बाद, डिसइंटीग्रेशन के बाद जो वारसा पैक्ट है वो इख्तिताम पजीर हो गया। और नाटो जो है वो आज भी बरकरार है और अपने मफादात का दिफा कर रही है। और अभी जो रशिया यूक्रेन वार है उसका भी यही एक अहम जुज़ है कि रशिया यही कहता है कि अगर यूक्रेन जो है नाटो का हिस्सा बन जाता है तो इसका मकसद है कि यूएसए जो उसके दुश्मन, जो उसके एनिमीज़ हैं, जो उसके फ़ो हैं, वो उसके सर पर आकर बैठ जाएंगे, उसके बॉर्डर पर आकर बैठ जाएंगे। और ये चीज़ रशिया को किसी सूरत मंजूर नहीं है। अच्छा, अब देखें डिफरेंट और इवेंट्स भी हैं जिसे हम डिस्कस करते चलते हैं। अब क्योंकि 1990 से 2001 की जो दिहाई है ये पाकिस्तान के लिए बड़ी जो है ना कांटों का सेज साबित हुई। बड़ी मुश्किल हालात थे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अब यूएसएसआर तो डिसइंटीग्रेट हो गया और यूएसए का शिफ्ट अब यकीनन चेंज होगा पाकिस्तान से। भाई आपने हमारा काम कर दिया, ये आपकी कीमत, खुश रहो आबाद रहो, हम चलते हैं भाई अपने काम पे। अब गल्फ वार स्टार्ट हो गई। 2 अगस्त 1990 को इराक ने इन्वेजन कर दिया कुवैत में, सॉरी कुवैत में नहीं, जी बिल्कुल कुवैत में, ठीक है। इराक ने इन्वेजन किया कुवैत में, जिसके जवाब में
जिसके जवाब में यूएसए ने, यूनाइटेड नेशन ने एक ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड किया। अच्छा, ऑपरेशन किया इराक के खिलाफ, जिसमें कमोबेश 39 कंट्रीज थे और 2 हिस्सों पर मुश्तमिल था ये, ठीक है ना जनाब, 2 हिस्सों पर मुश्तमिल था। पहले हिस्से में जिसे कहा जाता है ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड, और दूसरे हिस्से को ऑपरेशन स्टॉर्म कहा जाता है, जिसमें इराक की खूब जो है वो गद बनाई गई। फिर उसके बाद देखें न्यूट्रल अप्रोच ऑफ मॉस्को एंड बीजिंग। इस इराक के मामले में पहले इराक ने जब इन्वेजन की कुवैत में, उसके बाद जो वार स्टार्ट हुई, ठीक है, इराक के खिलाफ, इस मामले में रशिया यानी कि उस टाइम पे मॉस्को रशिया और बीजिंग चाइना बिल्कुल न्यूट्रल थे। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा भाईजान आपका मामला है, आप जाने, आपकी कहानी जाने, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। उसके बाद देखें आपके सामने है कि जब यूएसएसआर गया तो अब अफगानिस्तान जो है वो एक, आप यूँ समझ लें कि खुले डब्बे की तरह, खुली बिसात की तरह हो गया। अब यहाँ क्या होगा, क्या फैसला होगा, ये बाद में पता चलेगा। फिर पाकिस्तान ने इसमें मदाखलत की। पेशावर अकॉर्ड हुआ 28 अप्रैल 1992 को, जिसमें पाकिस्तान ने मदद की अफगानिस्तान में एक इस्तेहकाम लाने की, एक हुकूमत के कदम जमाने की। फिर क्या हुआ, फिर इमरजेंस ऑफ तालिबान। 1994 में एक ऑर्गेनाइजेशन तश्कील दी गई जिसे तालिबान के नाम से हम जानते हैं, जो कि आज भी अफगानिस्तान पर हाकिम है। तो उस टाइम इसको पाकिस्तान की मदद से तश्कील दिया गया और पाकिस्तान ये तालिबान जो है ये वक्त के साथ जो है वो फिर अफगानिस्तान के हुक्मरान भी बन गए। उसके अलावा यूएसए की इकोनॉमी जंग लड़ने के बाद, कोल्ड वार के एरा के बाद बहुत ज़्यादा कोलैप्स हो गई थी। अब यूएसए को अपनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करने के लिए वार के बजाय दूसरे मामलात को भी देखना था, तो इसलिए वो पाकिस्तान की तरफ से जो शिफ्ट था वो बहुत ज़्यादा दूर हो गया। अच्छा, अभी देखें 1990 का दौर है, तो अभी देखें 1998 में पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बना है, अभी बना नहीं है, बनने के राहों पर गामजन है। तो ये जब यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन हो गई, फिर से वही मामला खड़े हो गए, पाकिस्तान के लिए वही प्रॉब्लम शुरू हो गई कि फिर पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स में जो है वो रुकावटें पैदा की गई। उसके अलावा अब एक और क्या शिफ्ट आया कि यूएसए ने पाकिस्तान के बजाय इंडिया से ताल्लुकात बनाना शुरू कर दिए, मजबूत करना शुरू कर दिए। उसके अलावा चाइना और इंडिया के दरमियान भी रिलेशन बनना शुरू हुए। यानी कि आप इसको अगर मुज्तमे करें, अगर आप इसको इज्तिमाई अल्फाजों में कहें, तो आप यूँ कह लें कि पाकिस्तान के लिए ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का वक्त था। पाकिस्तान ने बहुत सफ़र किया इस दौर में। उसके बाद आते हैं एरा ऑफ वार अगेंस्ट टेररिज्म। फिर एक बार किस्मत जागी पाकिस्तान की। क्या हुआ आप सब जानते हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से 9/11 का इंसिडेंट होता है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में कमोबेश 4 जो तैयारे हैं वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क में आके टकराते हैं और एक हादसा दरपेश होता है और उसका इल्ज़ाम लगाया जाता है किस पर? अल कायदा के सरबराह उसामा बिन लादेन पे। कहा जाता है कि यही वो शख्स हैं, यही वो कौम है, यही वही जमात है जिसने ये हादसा करवाया। वो और बात है कि इसके पीछे और बहुत सी दास्तानें हैं, लेकिन उस वक्त यही प्रोपेगेंडा बनाया गया। अच्छा, यूएसए को, ब्रिटेन को या किसी भी मगरबी ममालिक को ये बात हज़म नहीं थी कि दुनिया के नक्शे में कोई खालिस इस्लामी ममालिक मौजूद हो, कोई इस्लामी मुल्क मौजूद हो, और अफ़गानिस्तान तालिबान की सूरत में एक प्योर, एक खालिस इस्लामी मुमलिकत था, जो कि यूएसए के लिए, वेस्टर्न्स के लिए एक आँखों में चुभने का बाइस बनता था। इसी असना में इस चीज़ को अब आप माशाल्लाह समझदार लोग हैं, आप इस चीज़ की खुद वजाहत भी कर सकते हैं। बहरहाल 9/11 का इंसिडेंट हुआ, अब पाकिस्तान, अब जो है मामला चेंज हुए, दोबारा से यूएसए को अफगानिस्तान में एंटर होना पड़ा। यही बहाना बना के यूएसए जो है अफगानिस्तान में दाखिल हो गया। अब दाखिल होने के लिए वो पाकिस्तान के ज़रिए से दाखिल हुआ, फिर पाकिस्तान को भारी जो है वो इमदाद मिलना शुरू हो गई दिफाई तौर पे, और उसके अलावा तमाम चीज़ें पाकिस्तान के लिए यानी दरवाजे खुल गए, यूँ समझ लें आप। उसके बाद अफ़गानिस्तान से तालिबान की हुकूमत का ख़ात्मा किया गया, ठीक है, और हामिद करज़ई को जो है वो गवर्नमेंट दी गई यूएसए की तरफ से, यूएसए बैक गवर्नमेंट चलाई उन्होंने। उसके बाद आपके सामने है अशरफ गनी साहब जो है वो यूएसए बैक प्रेसिडेंट रहे, और कमोबेश 20 साल जो है वो यूएसए यहाँ पे लड़ता रहा, तालिबान से लड़ता रहा। लेकिन आखिर में क्या हुआ? अफ़गानिस्तान की अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखें तो अफ़गानिस्तान की तारीख़ में कभी भी आपको एलियंस, फॉरेन्स कदम जमाते हुए नज़र नहीं आएंगे। यूएसएसआर आया, मार खा के बाहर गया। ब्रिटेन, अगर आप जाएं 18वीं सदी, 17वीं 19वीं सदी में देखें, जब ब्रिटेन एंग्लो अफगान वार होती थी, आप जाके उनके नतीजे पढ़ें,
किस तरीके से अफ़गानिस्तान ने, यानी कि अफ़गान्स आर वॉरियर्स, वो जानते हैं अपनी सरज़मीन का दिफा करना, वो जानते हैं अपने हक़ के लिए लड़ना, वो जानते हैं कुर्बानियाँ देना। उसके बाद अफ़गानिस्तान से यूएसए ने 20 साल के बाद घुटने टेक कर वापसी का इरादा किया और यूएसए से एग्ज़िट हुआ तालिबान का। 2022 15 अगस्त को तालिबान की हुकूमत जो है वो नाफिज हो गई अफ़गानिस्तान में और वो आज तक वहाँ मौजूद है, लेकिन आज भी खटकती है। नहीं मालूम कब यूएसए को फुर्सत मिले और वो कब यहाँ पे, लेकिन उसे जो सबक मिला है वो, अगर वो सबक को समझता है, लेकिन अल्लाह पाक का इरशाद है कि अक्लमंद वो है जो अल्लाह पर ईमान लाता है। तो अब आप समझ लें कि अक्लमंदी की निशानी क्या है। तो अब अगर यूएसए चाहे दोबारा यहाँ पे इन्वेजन करना या किसी बहाने के ज़रिए से दाखिल होना, देखें अभी यूएसए की अगर आप पॉलिसी देखेंगे, क्योंकि वो सुपर पावर है, उसकी पॉलिसीज़ पे नज़र रखना एक अहम जुज़्व है कि वो किस तरीके से चाइना को कंटेमिनेट रोकना चाहता है और उसके अलावा किस तरीके से वो रशिया को रोकना चाहता है। तो अभी मैदान वहाँ सजा है, नहीं मालूम मैदान कब यहाँ सज जाए। अब पाकिस्तान का जो एरा है, यहाँ पे 6 फेजेस जो है वो अख्ताम पजीर होते हैं। अभी जो फॉरेन पॉलिसी आएगी वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी आफ्टर द एग्जिट ऑफ यूएसए फ्रॉम अफगानिस्तान। अभी आप पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल देखें, पाकिस्तान पे दर पे मुश्किलात का सामना कर रहा है। किस तरीके से पहले कोविड ने पाकिस्तान की इकनॉमी की कमर तोड़ी, फिर किस तरीके से पाकिस्तान में सैलाब आया, और अभी देखें महंगाई की जो सूरत हाल है, पाकिस्तान कर्जों तले दबता चला जा रहा है। तो अभी अल्लाह के मौजज़े की ज़रूरत है फिर से पाकिस्तान, फिर अल्लाह के हुक्म की ज़रूरत है पाकिस्तान को। तो इंशाअल्लाह अच्छी की उम्मीद है, अल्लाह पाक बेहतर फरमाएगा। पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो हमारे नौजवानों पे, वो हमारे पढ़े लिखे लोगों पे डिपेंड करता है, हम पे डिपेंड करता है, मुझ पे डिपेंड करता है, आप पे डिपेंड करता है। आप अपने हिस्से की शमअ जलाते जाएं, बाकी नतीजा अल्लाह के इख्तियार में। थैंक यू वेरी मच। बाकी जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं, हमारी वीडियोस इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन डिफरेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर आती रहेंगी। किसी किस्म की सजेशन हो, आप हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, आप इससे जो है हमें मुझे छोटा भाई समझ के आप जो है वो कमेंट बॉक्स में कोई नसीहत, कोई टॉपिक अगर आप समझना चाहते हैं वो आप बिल्कुल मेंशन कर सकते हैं और आपका जो है उस पर ख्याल रखा जाएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।